यहाँ एक मिनट देख लो। हम बता रहे थे कि ये चैप्टर अकाउंट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग सभी बोर्ड में रहता है। चैप्टर का नाम अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम में ही छुपा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लाभ नहीं कमाने वाला संगठन। हमारे यहां दो तरह के संगठन, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दो तरह के संस्था हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझने के लिए हम समझें, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय के आधार पर लाभ कमाना होता है, वैसे संगठन को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये संगठन वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट का निर्माण करते हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वह संगठन जो लाभ कमाना जिसका ये नहीं है पर्पस। तो क्या है? संगठन जिसका उद्देश्य वस्तु ये व्यक्ति या समाज की सेवा करना है। संगठन जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समाज की सेवा करना है, ऐसे संगठन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस संगठन के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, अनाथालय, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ट्रस्ट आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये संगठन के लाभ का स्रोत डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, चैरिटी, लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी आदि है। इस संगठन में वस्तु क्रय विक्रय नहीं होता है, तो फिर संगठन कैसे चलता है? तो संगठन चलने के लिए इसके पास पैसा का स्रोत, इनकम का मुख्य स्रोत सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, लीजेसी, लाइफ मेंबरशिप फी आदि होता है। ठीक है, तो पूछता भी है गैर व्यापारिक संगठन के लाभ के स्रोतों को बताइए, तो वहां पे लिखना पड़ता है गैर व्यापारिक संगठन के लाभ का स्रोत है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी। आगे इस संगठन के अंतर्गत सबसे पहला हम सब्सक्रिप्शन का नेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सब्सक्रिप्शन का नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, नेट अमाउंट सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, इसको हम ऐड करते हैं, इसमें से लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर। इस अमाउंट को ऐड करते हैं जो
इस जोड़ घटाव के बाद, एड लेस के बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होगा, ये हमारा नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कहलाता है। नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटेड कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल स्टोर्स लिखें या आइटम्स लिखें, जिसके अंतर्गत मेडिसिन, स्टेशनरी, क्रेडिटर्स etc शामिल होता है। ठीक है, तो कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स ये लिखते हैं। इसमें ऐड करते हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष में हमने क्या खरीदा उसको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इसको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग आइटम्स फॉर करेंट ईयर, और ऐड करते हैं एडवांस प्रीवियस ईयर। इस सब को हम ऐड कर लें, इसमें से लेस होता है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस करेंट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स। इसको हम ऐड करके यहां टोटल ले आए और ऊपर के ऐड में से लेस कर लें। जो ये अमाउंट निकलेगा ये नेट अमाउंट कहलाता है, ये नेट अमाउंट होता है। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में फंड बेस्ड टॉपिक होता है। फंड बेस्ड जैसे टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट फंड, फंड बेस्ड टूर्नामेंट फंड या स्पोर्ट फंड, तो इसके लिए भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेटेड नेट अमाउंट ऑफ फंड, नेट अमाउंट ऑफ फंड, इसको निकालने के लिए टूर्नामेंट फंड में ऐड सेल ऑफ टिकट, ऐड फी कलेक्टेड या अदर कोई भी इनकम है, अदर कोई भी इनकम है फंड से संबंधित, इसको ले लें। इसमें लेस करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, लेस करते हैं प्राइज एवार्डेड और भी कोई एक्सपेंस है फंड से संबंधित, इसको इनर में सबको इकट्ठा कर लें, टोटल लेके इधर आके ऊपर के टोटल में से घटाएं। अब यहां पे यदि प्लस रिजल्ट हमारा प्लस में आता है तो ये हमारा लायबिलिटीज होता है फंड का। अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। लायबिलिटीज होने पर इस लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, और यदि माइनस आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर भाग में लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस।
टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। तो यहां देखने की जरूरत यही है कि हम जोड़ घटाव के बाद क्या परिणाम है। परिणाम अगर प्लस में है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में लिखाएगा, परिणाम अगर माइनस में है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर भाग में लिखाएगा। ठीक है, अब इसके द्वारा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम अकाउंट तैयार करते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा हम तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा इसमें तैयार होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति और भुगतान खाता, यह वह खाता है जिसमें एक गैर व्यापारिक संगठन के द्वारा चालू वर्ष में जो भी कुछ प्राप्त हुआ या जो भी कुछ भुगतान हुआ, चाहे उसका संबंध चालू वर्ष से हो, चाहे पीछे के वर्ष से हो, चाहे आने वाले वर्ष से हो, या फिर उसका संबंध रेवेन्यू से हो या कैपिटल से हो, सभी का लेखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं। तो पूछता भी है प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आप क्या समझते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जिसमें चालू वर्ष के सभी प्राप्ति एवं भुगतान को लिखते हैं। ये प्राप्ति एवं भुगतान का संबंध चाहे वर्तमान वर्ष से हो, चाहे बीते हुए वर्ष से हो, चाहे आने वाले वर्ष से हो, या ये प्राप्ति एवं भुगतान पूंजीगत हो या आयगत हो, हम सभी का लेखा इसमें करते हैं। और इस खाते के अंतर को बैलेंस सी/डी से इंडिकेट करते हैं। और इस खाते का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, किसी भी स्थिति में डेबिट नहीं होता है। एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है प्राप्ति एवं भुगतान खाते का शेष होता है तो हमेशा क्रेडिट, डेबिट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाता। ये लाभ हानि खाता तो है नहीं, लेकिन लाभ हानि खाता की तरह ही यह भी एक नॉमिनल अकाउंट है, यह भी एक अवास्तविक खाता है। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखे गए वर्तमान वर्ष से संबंधित, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखे गए वर्तमान वर्ष से संबंधित आयगत स्वभाव के मदों का लेखा करते हैं। सिर्फ आयगत, पूंजीगत स्वभाव का लेखा नहीं करेंगे और उस मद का लेखा करेंगे जिसका संबंध सिर्फ वर्तमान वर्ष से हो, आगे और पीछे वर्ष से है तो उसका लेखा नहीं करेंगे। अब यहां दो के लिए दो चीज है, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग का लेखा नहीं करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को उसके साथ, उसका जिससे संबंध है उसके साथ जोड़ करके लिखते हैं। इसके अंतर को बैलेंस सीडी करके लिखते हैं, इसके अंतर को सरप्लस या डिफिसिट करके लिखते हैं। और जब ये दोनों ज्ञात हो जाता है तब बैलेंस शीट हम नॉर्मल आधार पे बनाते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट का शेड्यूल है। ठीक है, और उसके आधार पे हम इस सवाल को, इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो हम एक छोटा छोटा फॉर्मेट डालते हैं अलग अलग ये तीनों के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जिस किसी भी संगठन का हम बनाएंगे उसका यहां पे नाम डालेंगे, नाम नहीं है तो डॉट डॉट डाल देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस साल के लिए हम बना रहे हैं उस साल का नाम यहां डालेंगे। प्रश्न में अगर ईयर स्पष्ट नहीं है
तो ईयर नहीं डालेंगे। इस तरफ रिसिप्ट, यहां पे अमाउंट, यहां पे पेमेंट और यहां पे अमाउंट। अमाउंट के नीचे RS का होलोग्राम लगा दें। अब ट्रू और बाय आपके इच्छा पर निर्भर है, आपको मन है तो लगाइए, मन है तो नहीं लगाइए, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, इस तरफ का शुरुआत, रिसीव भाग का शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से हम करते हैं। इसी ओपनिंग बैलेंस का दूसरा नाम होता है बैलेंस बी बाई डी, बैलेंस बी बाई डी। फिर इधर लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए टर्निंग है, ये करेंट ईयर के लिए भी होता है, प्रीवियस ईयर के लिए भी होता है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी होता है। तो तीनों साल का लिख के तीनों की टोटल को यहां लिखेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद टू डोनेशन, डोनेशन टू लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी टू एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट टू सेल ऑफ मैगजीन, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इस तरह से जो भी इनकम लगेगा कि ये इनकम है, ये संस्था को मिला है, उसको हम रिसीव भाग में लिखेंगे। पेमेंट भाग में बाय चैरिटी, बाय रिफ्रेशमेंट परचेज, रिफ्रेशमेंट परचेज, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इक्विपमेंट परचेज, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, न्यूज़पेपर परचेज, सब्सक्रिप्शन, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, बिलियर टेबल, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम टू सिक्योरिटी या डॉक्टर, या डॉक्टर। इस तरह जो भी खर्चा लगेगा इधर लिखेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, रिसिप्ट भाग में पहले टोटल करेंगे, उसी टोटल को लेके पेमेंट भाग में आएंगे और डिफरेंस हमेशा पेमेंट भाग में निकलेगा। यहां जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा बैलेंस सी बाई डी कहलाएगा, बैलेंस सी बाई डी। और यही होता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जिस तरह से ट्रायल बैलेंस से 11th में हम लोग पढ़े, ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी तरह यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, इसमें यहां पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट RS डाल दें।
अब ध्यान दें, रिसीव, रिसीव मतलब इनकम, रिसीव भाग के चीज को इनकम भाग में लिखना है। पेमेंट मतलब खर्चा, पेमेंट में से जाएगा एक्सपेंडिचर में। अब ध्यान देना है इसमें से क्या नहीं जाएगा, तो वो चीज जिसका संबंध वर्तमान वर्ष से नहीं है और वो चीज जो पूंजीगत है। ये दो तरह का चीज, जो वर्तमान वर्ष से संबंध नहीं रखता है और जो पूंजीगत है उसको यहां से यहां नहीं लाएंगे, वो चीज बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहां से हम लेते हैं चैरिटी, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, उसमें हम नहीं लिख पाए हैं, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, टू न्यूज़पेपर परचेज, टू टेलीफोन एक्सपेंसेज। इस तरफ बाय सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर, इसमें अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसको डाल दें। इसके बाद बाय डोनेशन, डोनेशन के लिए कभी कभी इंफॉर्मेशन रहता है सवाल में कि डोनेशन का 25%, 50% को आई माने, तो जितना को आई मानना है वही अमाउंट यहां लिखाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल यहां लिखाएगा। बाय लीजेसी यहां नहीं लिखाएगा, लीजेसी लायबिलिटीज होता है। लाइफ मेंबरशिप नहीं लिखाएगा, एंट्रेंस फी नहीं लिखाएगा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ मैगजीन, सेल ऑफ मैगजीन, और भी कोई रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम इधर और टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर, और टोटल करें, वही टोटल लेके इधर आ जाए। यहां जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को हम सरप्लस कहते हैं। इस सरप्लस का दूसरा नाम होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और यदि इधर बैलेंस निकलेगा तो इसको हम डिफिसिट कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब इस यहां तक में निकल के आता है, ध्यान दें, दो चीज, एक्सपेंडिचर खर्चा के लिए यूज किया गया एक्सपेंडिचर, जबकि हम सामान्यतः एक्सपेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों का मीनिंग है खर्चा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर खर्चा जिसके लिए हम प्री प्लानिंग है कि हमको ये काम करना है, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। और जिसके लिए हम प्री प्लानिंग नहीं है, एट रैंडम हमारे सामने आ जाता है, ये जिसके लिए हम माइंड से सेट नहीं थे, वो खर्चा जब हमारे पास आ गया तो उस खर्चा को इंग्लिश में एक्सपेंस कहते हैं। और जिस खर्चा के लिए हम माइंड से सेट है कि ये हमको करना है, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू और कैपिटल, पूंजीगत और आयगत। आयगत वह आय या व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का वह आइटम जो फिक्स नहीं है, जो कंटिन्यू है, बार बार होता है। जैसे रूम रेंट हमको बार बार देना है, आने जाने का भाड़ा हमको बार बार देना है, चाय नाश्ता के पीछे बार बार खर्च करना है ना, एंटरटेनमेंट बार बार कराना है, तो वो खर्चा जो कंटिन्यू है उसको रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन वह खर्चा जो कंटिन्यू नहीं है, जैसे एक बार हमने ये बोर्ड ले लिया तो फिर दोबारा बोर्ड नहीं लेंगे,
तो इस तरह बोर्ड के पीछे का खर्चा हमारा हो गया क्या, एक्सपेंडिचर। एक बार कोई मोबाइल फोन ले लिया तो वो हो गया उसका कैपिटल, वो हो गया उसका कैपिटल, लेकिन उसका रिचार्ज हर महीना उसको रिचार्ज कराना है ना, तो रिचार्ज हो गया रेवेन्यू, लेकिन मोबाइल का परचेज हो गया कैपिटल। तो वह खर्चा जो कंटिन्यू है, जिसको हमको हर महीना करना है ना, वो हो गया रेवेन्यू। और वह खर्चा जो फिक्स नहीं है, जो हर महीना हमको नहीं करना है, जैसे बेंच डेस्क कुर्सी टेबल। एक स्टूडेंट है, किताब अकाउंट का बुक अगर आप खरीद लिए तो फिर दोबारा अकाउंट का बुक उस क्लास में नहीं खरीदिएगा, तो अकाउंट का बुक खरीदना ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन सर जी का जो फी चार्ज होगा, फी चार्ज हर महीना देना है, तो फी चार्ज हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो जो खर्चा कंटिन्यू है रेवेन्यू, और जो खर्चा कंटिन्यू नहीं है वो हो गया कैपिटल। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहीं तक आज रखेंगे, आगे फिर